हेलो एवरीवन, आप देख ही पा रहे होंगे कि कुछ वक्त से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को काफी क्रिटिसाइज, बैकलैश और डाउट्स कास्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इसका रीजन शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ फैसले रूलिंग पार्टी के फेवर में आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट जो नवंबर 2024 को तय है, उसके चलते उनके द्वारा दिए गए रीसेंट जजमेंट्स पर ये डाउट रेज किए जा रहे हैं कि क्या ये सब पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। पर वहीं उनके प्रीवियस कंडक्ट की बात करें तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि सही मायनों में उन्होंने इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक नया बदलाव लाया है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से लेकर इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस एंड कोर्ट्स के अपने विजन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सच में काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस, लीगल ज्यूरिस्ट, मीडिया हाउसेस और सीनियर जर्नलिस्ट द्वारा उन पर उठाए गए क्वेश्चंस पर तो हम कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ एवरीवन हैज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उस एक जजमेंट की बात जरूर करेंगे जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। आपने हमारी कई वीडियोस में आर्टिकल 370 के विरोध में लोगों की आवाजों को सुना होगा। इसी के साथ कैसे उन आवाजों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की बुराइयां की गई है, ये भी आपने देखा होगा। पर इस कहानी का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। किसी जजमेंट को अगर क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो उसके दो पहलू निकल कर आते हैं। एक जिसमें लूप होल्स और लेफ्ट आउट क्वेश्चंस की बात होती है, जैसे कि लीगल फ्रेटर्निटी के कई लोगों ने आर्टिकल 370 पर आए जजमेंट पर किया है, और दूसरा वो जो उस जजमेंट के गुड पॉइंट्स की बात करता है। पर एक्सेप्ट फॉर द यूनियन एंड द सुप्रीम कोर्ट बेंच जिन्होंने आर्टिकल 370 का जजमेंट प्रोनाउंस किया है, उसके अलावा किसी ने भी इन गुड पॉइंट्स की बात नहीं की। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा हर एक इशू के दोनों साइड्स के बारे में जानना जरूरी है, तभी हम एक राइटफुल डिसीजन ले पाएंगे और अपने व्यूज को स्ट्रांगली बता पाएंगे। आर्टिकल 370 जजमेंट को क्रिटिसाइज करने के बीच हम सब कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को भूल गए। ये एस्पेक्ट है कि इस वर्डिक्ट ने इंडिया को कैसे हेल्प की है। 4 साल पहले जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था, तब पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को रिकॉल कर लिया था और साथ ही बायलैटरल ट्रेड्स, बसेस और ट्रेन्स को भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि इमरान खान को धमकाते हुए सुना गया टू टीच दिल्ली अ लेसन। वेस्टर्न कंट्रीज में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई और हर जगह टेंशंस का माहौल देखने को मिला था। USA was extremely careful in its comments. चाइना कंप्लेन कर रही थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर इंडिया हैज अंडरमाइंड इट्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी एंड एक्सप्रेस्ड इट्स सीरियस कंसर्न्स। इन सभी एलिगेशंस को उस वक्त जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रवीश कुमार ने कहा था, इंडिया डज नॉट कमेंट ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज एंड सिमिलरली एक्सपेक्ट अदर कंट्रीज टू डू लाइकवाइज। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द यूनियन अंडरलाइन करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया है कि आर्टिकल को इनऑपरेटिव डिक्लेयर करने के पीछे कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपहेल्ड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू यूनिलेटरली डाइल्यूट स्पेशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर आर्टिकल 370. The highest court of the land made it clear that Jammu and Kashmir surrendered its sovereignty full and final when a proclamation was issued for the state on 25th November 1949, and that Article 370 was a temporary provision as interim arrangement due to war conditions in the state. इस verdict पर कोई major international reactions देखने को तो नहीं मिले, but the usual ones. पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। चाइना ने कहा था that it did not recognize the so-called union territory of Ladakh set up unilaterally and illegally by India. पर इंडिया के लिए इस verdict से ये help हुई that it has given ballast to New Delhi's global diplomatic strategies to communicate to the world that Kashmir is India's. Verdict पर partition politics तो चलती रहेंगी, लेकिन इस एक verdict ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोजीशन ग्लोबल स्टेज में स्ट्रेंथन कर दी है as a leader who is serious about finding decisive solutions to India's domestic problems. जम्मू एंड कश्मीर की ये प्रॉब्लम हमेशा से स्टेट के लोगों और बाकी इंडिया के बीच एक बायलेटरल मैटर रहा है, जहां रेस्ट ऑफ इंडिया एक सेट ऑफ पॉलिसीज के साथ रहता है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर पिछले 60 डेकेड से अलग था। ऐसे में गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स एजेंडा की सक्सेस इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर के लिए क्रिटिकली इम्पोर्टेंट हो जाती है। वैसे तो इसका फुल ऑपरेशनलाइजेशन अभी टाइम लेगा, बट द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी विजिबल इन डिक्लाइनिंग वायलेंस, रैपिड पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग टूरिस्ट नंबर्स। 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद पाकिस्तान में जो मेल्टडाउन देखने को मिला, उससे ये बात तो क्लियर है that how irrelevant Pakistan has become to the discourse
course on Kashmir. For all its tantrums, it has long lost its locus standi on the matter. इस verdict के आने के बाद चांस है कि एक नई शुरुआत हो अगर पाकिस्तान न्यू ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट कर ले, पर उसके लिए भी हमें इलेक्शंस तक का वेट करना पड़ेगा। और बाकी के देश जो ऑलरेडी इंडिया के साथ इंगेज कर रहे थे एज अ राइजिंग इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल प्लेयर, द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट विल फर्दर reinforce the sense that Prime Minister Modi is in sync with the wider mood in the country and that Kashmir issue is no longer the key lens through which to view either India or the government. आर्टिकल 370 को बरी करते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सीरियस चैलेंज को खत्म किया है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने पिछले 60 डेकेड से ग्लोबल स्टेज में फेस किया था। इंडिया की पोजीशन कि जम्मू एंड कश्मीर एक इंटरनल इशू है जिसका कोई एक्सटर्नल रेपकेशन नहीं है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। केवल 2 इश्यूज जो मेजर पावर्स ने फ्लैग किए थे वो है द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इंक्लूड्स द राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस शुड बी प्रोटेक्टेड एंड अ पॉसिबल एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बी अवॉइडेड। अब जो एक नया चैलेंज दिल्ली के सामने होगा वो ये है कि इन इश्यूज पे काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से सितंबर 2024 तक इलेक्शंस होल्ड करने के लिए कहा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के टूर पर ले जाया गया है पिछले 4 सालों में, वो सब इस इवेंट को क्लोजली देखेंगे। वहीं पाकिस्तान भी फरवरी 2024 में नेशनल इलेक्शंस होल्ड करने वाला है और ये इंडिया में अप्रैल मई में आने वाले जनरल इलेक्शन से ठीक पहले है। तो एक चीज तो क्लियर है दैट द विंडो टू मूव द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट कुड ओपन अप आफ्टर दैट। सो अगर शॉर्ट में समराइज किया जाए तो आर्टिकल 370 के रेवोकेशन से और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस डिसीजन पर अप्रूवल देने से इंडिया को क्या क्या एडवांटेज मिला है। पहला कि फाइनली अब 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वजह से इंडिया के सभी सिटीजन्स में यूनिटी होगी। सेकेंड, ये डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए डोर ओपन करेगा जिससे स्टेट की इकोनॉमी बूस्ट होगी। टूरिज्म के अलावा अब स्टेट में और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज का स्कोप है। सेंटर स्टेट में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, साथ ही स्टेट में करप्शन को रोकने पर भी स्टेप लिए जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब अथॉरिटीज आर इन बेटर पोजीशन टू कर्ब टेररिज्म इन द स्टेट। सो जैसे कि हमने आपसे कहा कि हर इशू के 2 पहलू होते हैं एंड दिस वाज द गुड साइड ऑफ द कॉइन। अब देखना आपको है कि आप इसे चुनते हैं। कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच एनालिसिस।